पंजाब हुकूमत अपने तमाम सरकारी स्कूल्स आउटसोर्स करने जा रही है। ओह! अब ये आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली आपके आइन की ही खिलाफ वर्जी है। देखिए ना सर, आपने खुद ही कहा कि हेल्थ सेक्टर और जो एजुकेशन सेक्टर है, अगर यही काम है, तो कल को फिर ये भी होगा यार कि हम अपने जो ये अस्पताल हैं, हम्म, अब इनको भी प्राइवेटाइज कर देते हैं। मतलब ये नीम प्राइवेटाइजेशन ही है ना, कि अगर आप आउटसोर्स करें, आउटसोर्स तो सर एक यूफेमिज्म है प्राइवेटाइजेशन के लिए। जो चीफ मिनिस्टर है सूबे की, वो टीवी पे हैं और वो इस चीज़ को फिर तस्लीम करें कि जी हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम में एहलियत नहीं है इतनी कि हम एजुकेशन को ठीक करें, रिफॉर्म करें। हमने जो मंशूर में लिखा था अपने, वो झूठ था, वो वोट लेने के लिए था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर एक होता था वो रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो कॉकरोच किलर, आपको भाई ये मक्खी किलर। सर वाह, मैं अब रेडी बैठे हैं। बस सर मक्खियों का भी दिल होता है, वो भी इधर इसलिए आई है हमारे पास कि एक तो तज्जिए सुनने और लाइव, और दूसरा गर्मी से बचने से। अब सर वो मारते ठीक है, नहीं देखिए मसला ये है कि वो अगर अपनी चिलिंग कर रही है कहीं पे तो मुझे उन पर कोई इतराज नहीं है, वो बार बार मेरी अंदर ना घुसे हैं। हाँ सर, क्यों सर आप वो लाइक कर गए हैं आपको सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा, मुझे तो शो शुरू करने से पहले लगा कि आपने ये ऑडियंस के लिए पकड़ा है, और लाइक्स और जो उसमें जो अब फिर से कमी आना शुरू होगी तो आप जरा सख्त होने वाले हैं। ये बात भी ठीक ये है। भी है, तो मतलब आपने असल में मक्खी वाला तो बहाना था, असल में ये सब को आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि सीधे हो ऐसे ही, जाओ, बिल्कुल लाइक्स वापस आने चाहिए। वापस आना चाहिए। तो सर आगे चलते हैं। हम्म, पिछले शो की थीम को मैं आगे बढ़ाने लगा हूँ। वाह। तो हम जरा पुलिस क्राइम वगैरह हमने डिस्कस कर ली, अंडर एज ड्राइविंग भी डिस्कस की थी हमने, पुलिस भी डिस्कस की थी, उनके जो मसले चल रहे टेलको से। अब आ जाए ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। तो ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स जो हैं उनको कहा गया कि कम से कम 20 चालान करेगा एक ट्रैफिक वार्डन। कोटास के ऊपर उनको लाहौर के अंदर कहा है कि होश करें थोड़ी सी, कोटा पूरे नहीं हो रहे, रेवेन्यू फिगर डाउन जा रहा है, चालान करें। और सर मैं अब आपको ये बताऊं कि ये कोटा सिस्टम मेरे ख्याल में दुनिया में हम बहुत मुल्क होंगे जो करते होंगे, लेकिन हम जिस तरह उसको सीरियसली लेते हैं ना, तो अब आपने फुल चौकस होकर गाड़ी चलानी है, फ़ोन नहीं सुनना गाड़ी में, सीट बेल्ट लगा के रखनी है, लेन चेंज में इंडिकेटर देना है, गुड बॉय बन जाना सामने, क्योंकि वो अब निकल पड़े हैं और उनको इंडिकेशन दे दी कि ये ऑडियंस के लिए हद तक मैं बता रहा हूँ, लाहौर की हद तक, कि आपने ज़रा अब अवेयर रहना है कि वो कापियाँ जो है ना और उनकी पेंसिलें वो तेज़ हैं, और नो वो मर्सी। नो मर्सी मोड में आने लगे और चलानो चलान करने लगे सबको। सर ये बात आपकी ठीक है कि पता नहीं और मुल्कों में होता है या नहीं होता कोटा सिस्टम, लेकिन ये है कि वैसे तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो हम्म, सकता है, लेकिन जाहिर है अगर एक बंदा मुकम्मल पासदारी कर रहा है सारे कवानीन की, हम्म, तो उसका तो शायद नहीं करते होंगे हम्म, चालान। एक किसी ने कोई मसला किया ही है तो चालान होता होगा। सो इस पे हम सरकार को जो है रोक भी नहीं सकते। हम्म, मतलब हम कैसे कहें कि यार माफ कर दो, मतलब जाहिर है अगर कोई गलती की है तो फिर चालान तो होगा। तो और फिर वही बात है कि यहाँ पे हर कोई करता है, बेसिकली गर्मी इतनी है, ये इनको रिमाइंड भी इसलिए कराना पड़ता है कोटे वगैरह का सारा कुछ, कि वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है बेचारा, हम्म, वो भी शायद कहीं शेड की तलाश में होता है और वो कहता हो कि यार मैं क्या अब धूप में जाके इसकी गाड़ी रोकूं और इसको हम्म, बहस करूं। तो इस वक्त सारे शेड ढूंढ रहे हैं। सर, तो वरना तो ये है कि मौसम अच्छा हो हम्म। तो ट्रैफिक पुलिस वाले को रोमांटिक मूड में तो नहीं निकल जाते, वो तो फिर करते हैं करते चलान। चलान कि हाँ। खड़ा भी हो ही जा सकता है, चलान भी हो सकता है। और सर दूसरा, मैं वैसे इनसे बड़ी हमदर्दी है मेरी ट्रैफिक पुलिस वालों से, कि ये ऐसे ऐसे मतलब आजकल के मौसम में खड़े होकर ड्यूटी दे रहे होते हैं, और इनकी तो है ही आउटडोर एक्टिविटी ना, ये मतलब किसी गाड़ी, कुछ होते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, वो तो चलें एक अलग बात है। बाकी जो ये जिनका अमला बाहर खड़ा होता है ना, आपने उनके साथ नाइस रहना है। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर गाड़ी में आपके पास कोई ठंडा पानी है, कोई चीज़ पड़ी, तो उनको दें आप, और इसलिए नहीं कि चलान से बच जाए, बट वैसे ही एक इंसानी हमदर्दी होती है एक अगले के साथ कि यार मैं गाड़ी में एसी में बैठा हुआ हूँ और अगला जो वो ड्यूटी दे रहा है और मेरी खातिर ही कर रहा है सारा ट्रैफिक का निज़ाम। फिर सर दूसरा, इनकी ज़िंदगी इस तरह भी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आजकल सारी पार्टी लाहौर में हो रही है, तमाम सियासतदान और सियासी लोग और सब कुछ जो है वो यहीं होते हैं, या इस्लामाबाद होते हैं, लाहौर होते हैं। सो जब इनकी मूवमेंट्स होती हैं, फिर ये गाड़ियाँ इनको रोकनी पड़ती हैं,
लोग मैंने कई दफ़ा देखा है, एक ट्रैफिक वाले ने 20-25 गाड़ी रोकी हुई है कि रूट लगा हुआ है, वीआईपी निकल जाए आगे। वो लोग गाड़ियों से निकलते हैं बाहर, गालियां देते हैं उनसे, तू मैं करते हैं, बहस करते हैं उनसे। वो अगला चुप करके कहता है यार कि प्लीज़ 2 मिनट दे दो, और वो रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं। आगे से वो को आपको भरम नहीं होते, वो आगे से आपको दिखाते नहीं है, अकड़ नहीं दिखाते। तो आप भी थोड़ा सा हो जाए, मतलब एक जगह जहाँ आपने लेट थोड़ा सा पहुंचना है। मैं समझता हूँ हर बंदा आजकल अफरा तफरी में होता है, जाना होता है, पहुंचना होता है, बट उनको एक बहुत ही सीनियर बंदे ने कहा है कि यार ये रूट आ रहा है तो अब ट्रैफिक वहां रोक दो, तो उनको करना पड़ता है। ये आपको बर्दाश्त करने की हमारी रियलिटी है। बिल्कुल, मैं तो इसमें जो है ना यही करूँगा रिक्वेस्ट के बहुत प्यार से ना, वैसे तो क्योंकि मैं बहुत दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ कि आप उनके पास जाके बहुत प्यार से पूछो कि सर आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस मुझे नाम बता दें कि रूट लगा किसका हुआ है। हाँ। वो पहले 3-4 दफ़ा यही कहते हैं कि सर हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप बहुत प्यार से बहुत रिक्वेस्ट करो ना, तो कई दफ़ा बता देते हैं कि फलाने का है। हाँ। उस बंदे के खिलाफ ट्वीट करो हाँ। जिसका रूट लगा हुआ है। कि जी आपने शाम को 6 बजे रश आवर में अगर आपने पहुंचना है घर, तो आप भी ट्रैफिक में लगे फिर। और आपने जाना भी कहां से जी? कैवलरी ग्राउंड से, जो मेन आपका चौक पॉइंट है लाहौर का आजकल, बिकॉज ऑफ दैट न्यू जो मॉन्स्ट्रोसिटी है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का हशर हुआ होता है हर वक्त। अब वहाँ रूट लग गए, क्या मतलब अगला अगला जो है फिर वो, मैं आम सिटीजन की बात भी समझता हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दी ट्रैफिक वाले के साथ है। सिर्फ ट्रैफिक वालों का जो एक और बहुत बड़ा मसला है वो है उनकी वर्दी। इतना वो ना कनोपी वाला कपड़ा है जिसकी वो वर्दी है, जी, तकरीबन हमारी पंजाब पुलिस की भी ऐसी है। वो भी वैसी ही है। अच्छा, मेरा इसमें ना एक बड़ा सादा सा सवाल है, वो ये है कि इन्होंने तो कोई दहशत भी नहीं दिखानी, इनको तो आपने गान ही नहीं दी हुई, हाँ। तो दहशत वाला तो सीन ही कोई नहीं है इनका। इनके पास तो सिर्फ एक पैड है जिसपे काटते हैं ये चालान। क्यों ये टी शर्ट नहीं पहन सकते? मतलब इनकी वो नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट इनको दें 100% कॉटन। बिल्कुल, ब्रीदेबल, हर चीज जो है वो ब्रीद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ को करना नहीं चाहेगा, बट जो जो ट्रैफिक चलाने वाले होते हैं लोग ना, दीगर ममालिक में, चाइना में खास तौर पे, जापान में, वो तो शॉर्ट्स भी पहन लेते हैं कभी कभार। तो सर अब देखें ना, हम विद द टाइम्स चेंज करना है। मुल्क और गर्म हो रहा है, शहर शहर और गर्म हो रहे हैं, तो उस हिसाब से होनी चाहिए। सर्दियों में भी एक ही वर्दी है, सिर्फ स्वेटर देते होंगे, और गर्मियों में भी एक ही वर्दी। ये तो कोई सेंस नहीं बनती। और जिसने भी ये वर्दी डिज़ाइन की है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था खास तौर पे कि ये ब्रीदेबल फैब्रिक हो, ताकि ये थोड़ी हवा लगे, थोड़ा कुछ मतलब हो, वरना बंदा तो डिहाइड्रेट होकर फारग हो जाए, पड़ी जाती है। बहुत ज्यादा। और पंजाब पुलिस की भी वर्दी इसके साथ, सर पंजाब पुलिस की वर्दी के साथ तो मेरे ख्याल में सर ये बहुत बड़ी गेम हुई थी। ये किसी एक को, किसी एक शख्स को या किसी एक ग्रुप को, मेरा ख्याल है, नवाजने के लिए ये तब्दीली की गई थी वर्दियों के अंदर। बहुत बड़ी गेम थी, हमें नहीं पता वो कौन है, बट जो दहशत थी ना सर, वो काली शर्ट की, वो खत्म हो गई सर। उसकी सफारी सूट नहीं, समझ नहीं आती सर सफारी सूट की, लेवल ऑफ सीरियसनेस कम हो जाता है। सर ये वैसे ना आपकी पुलिस की वर्दी, यहाँ तक कि आपकी फौज की वर्दी, इन दोनों के डिजाइन जो नए आए हैं ना उसमें एक बहुत मसला हो गया। अच्छा, कॉपी तो इन्होंने की है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की वर्दी फौज की इस तरह की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बेल्ट छुप गई है। सो यूनिफॉर्म में जो चीज सेक्स फैलाती है ना, वो बेल्ट है। तो वैसे भी चीज सेक्स पिलाती है वो बेल्ट है। समझ, उसी उसी से सारा सीन तो वहीं से शुरू होता है। तो सर आप कह रहे हैं पेटी वापस लाओ? पेटी वापस। हाँ सर, लेकिन आई थिंक बहुत सारे हमारे पुलिस अफसर जो हैं, वो पेटी जब गई थी उससे खुश भी थे, क्योंकि उनकी उनकी पेटी पर उनको कितने एक्सटेंडर लगाने होते होंगे। मतलब वो चमड़ा जो है वो कितने कोई फुट 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 लंबा करना पड़ता होगा ताकि बांध दी जाए वो, क्योंकि आपको पता है इनकी इनके हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो आप कहते हैं पेटी वापस लाई जाए? मैं कह रहा हूँ पेटी वापस लाई जाए, क्योंकि अगर कोई बंदा बीच में फिट है, कोई होता ही होगा ना, तो फिर उसको तो निखर के सामने आना चाहिए ना। एक बंदे ने मेहनत की है जिंदगी में, तो फिर लगना चाहिए उसको प्यारा। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। और बाकी सर वर्दियों के ऊपर अगर हम बात कर ही रहे हैं, आपने फौज का भी, फौज की तो कई वर्दियां होती हैं ना, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट होती हैं, हर चीज़ की डिफरेंट होती है। इनकी तो एक वर्दी है, मतलब आपका रैंक जो है वो जो भी है, आप हैं गुल मिल जाएंगे उनके अंदर। आप मतलब अगर सामने खड़े हुए हैं तो मतलब जो आपके सीनियर अफसर है, मेरे ख्याल में अभी भी जो आईजी लेवल और डीआईजी लेवल और शायद उससे नीचे भी थोड़ा, इनकी काली शर्ट अभी तक है, मैंने देखा है उनको पहने हुए। लेकिन बाकी तमाम पुलिस जो है उसके अंदर फिर सीनियोरिटी का भी तो एक सीन होता है ना, मतलब एसपी है, और मतलब एक मतलब सूबेदार टाइप है, उस मतलब जो जो भी हवलदार टाइप जो भी कहते हैं उसको, वो है। तो उनकी वर्दी के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए ना, सिर्फ वो बैजरी में नहीं होना चाहिए आपकी, वो तमाम एक लुक में चेंज होना चाहिए।
और सर इससे जो इनसे भी बेचारों की ख़राब जो वर्दियाँ हैं, जो कि वो हैं जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, वो चाहे बैंकों के हों, चाहे हाउसिंग सोसाइटीज़ के हों, चाहे जो प्राइवेट है ना, वो उसकी वजह ये है कि गरीब आदमी है, उसने वो वर्दी नहीं अफोर्ड करता ज़्यादा ख़रीदना, उसने वो उसको ऐसी वर्दी बना के दी है कि धोई जाओ, पहनी जाओ, वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है ना कि उसके अंदर से तो ब्रीदेबल क्या हो, उसके अंदर से तो नेज़ा ना गुजरे। हाँ सर, और ये आप ऐसे ये भी देखें जो ट्रैफिक वाले हमारे, अब पता नहीं कि कितनी साल ब साल रिन्यू होती है वर्दी या नहीं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि या पकड़ सकते हैं कि एक बंदा नई ड्यूटी पे है ना, तो उसकी वर्दी बिल्कुल जबरदस्त ब्लू होगी। जिस बंदे ने रगड़ा खाया ना, वो नीले से हल्की हल्की सफेद की तरफ जा रही होगी, क्योंकि वो कितनी वॉशेज ले लेती होगी एक वर्दी। तो ये सब सारे तमाम मसले हैं बिल्कुल इनके ट्रैफिक वालों के। बाकी आगे चलते हैं, बिल्कुल। थोड़ी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। सर एजुकेशन की अगर आप बात करने लगे ना, तो वो बल्कि हमने सोचा भी इसीलिए था कि ये वाली बात हम करेंगे, क्योंकि आपको याद है कुछ एपिसोड्स के पहले हमने एक चीज़ अनाउंस की थी, और वो ये थी कि जी जो हमारे पेट्रन्स हैं वो कोई सवाल भेजें तो हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। हमने तो कहा था वीडियो में भेजें। हमें अब ये टेक्स्ट में सवाल भेज दिया है, असद अहमद साहब हैं हमारे पेट्रन हैं। उन्होंने आप लोग वीडियो में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन पाकिस्तान, particularly in Punjab, and what are the best ways to tackle these problems? Also, how can overseas Pakistanis contribute towards the education of Pakistani children, particularly in Punjab? अच्छा, एक तो ये है कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं एजुकेशन पे। तो एक तो हम किसी को बुलाएंगे एजुकेशन एक्सपर्ट को, और एक पूरा शो इस चीज़ के ऊपर करेंगे, और असद साहब के नाम से ही करेंगे, और फिर हम तफसीली उसमें बात हो जाएगी। लेकिन जो एक दो चीज़ें हैं वो हम उस पे बात कर लेते हैं, जिसमें से मैं तो ये कहूँगा कि जो हम कर सकते हैं वो तो एक अलहदा चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं। जो एक चीज़ नहीं होने वाली, और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जो ये पंजाब हुकूमत करने जा रही है। पंजाब हुकूमत अपने तमाम सरकारी स्कूल्स आउटसोर्स करने जा रही है। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली आपके आइन की ही खिलाफ वर्जी है। मतलब इन्होंने एक हेल्थ और एक एजुकेशन, यही तो दो इनके काम थे, ये उससे भी जान छुड़वाने लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर किसी को दे रहे हैं। ये अब आजकल यही मीटिंग्स चल रही हैं, और ये फैसला तय पा रहा है कि हमने डेवलपमेंट सेक्टर को देने हैं, हमने प्राइवेट सेक्टर को देने हैं, हमने को पार्टनरशिप करनी है, हमने को बाहर से लेके आना है। ये एज वी स्पीक आजकल पंजाब असेंबली में ये बहस हो रही है, और ये करने वाले हैं। सो ये तो नहीं होना चाहिए असूलन। यानी कि फी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा। अब फी स्ट्रक्चर चेंज होगा या नहीं होगा, अगेन इस पे अभी फैसला नहीं हुआ। उसकी वजह फिर वही है कि ये अगर डेवलपमेंट सेक्टर को कहेंगे कि अच्छा जी आप हमारी मतलब एजुकेशन के लिए, मतलब फलानी जगह से इतना फंड आता है हमारे करिकुलम के लिए, फलानी जगह से इतना फंड अगर आता है हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, अगर फलानी जगह से इतना फंड आता है इस चीज़ के लिए, वो आप कंबाइन करके आप ये स्कूल ले लें और स्कूलों की जिम्मेदारी आप उठा लें, और फी स्ट्रक्चर वही रहे। या फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे तो उसमें इतना फ़र्क आएगा। या जो बेसिकली वैसे भी सरकार का जो बजट है एजुकेशन का, वो सारा उठा के वो दे देंगे जो भी स्कूल्स लेगा उसको। बुनियादी मसला ये है कि जब आप किसी लेजिस्लेटर से इसके ऊपर बहस करेंगे कि ये आप क्या करने जा रही हैं, तो वो तो आपको सीधा सीधा कहेगा कि देखें जी हम तो बड़ी नेक नियति से कर रहे हैं, कि आपको पता है ना कि सरकार जब भी कोई काम करने की कोशिश करती है वो ठीक नहीं होता। सो एजुकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सरकार इससे अपनी जिम्मेदारी से बरजुमा होने लगी है, तो देखिए हम तो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन, और ये बात भी ठीक है कि सरकार से कोई काम नहीं होता, लेकिन अगेन यार ये तो अमेरिका भी ये नहीं करता। मतलब ये आपने सोचा कैसे, ये आप मतलब समझ रही है कि ये चाहे ठीक, इससे चाहे मुस्बत असरात भी आ जाए फ्यूचर में, ये इनहेरेंट फ्लॉ है इस पूरी स्कीम के अंदर। सर इनहेरेंट फ्लॉ तो है ही। दूसरा मुझे बात बताएं, अगर ये भी इन्होंने खुद नहीं करना, ये क्यों है यहाँ पे? ये क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये गाड़ियों में बैठने आए हैं? ये यहाँ पे हमें भाषण देने आए हैं? ये क्या मतलब, ये देखे ना सर, आपने खुद ही कहा कि हेल्थ सेक्टर और जो एजुकेशन सेक्टर है, अगर यही काम है तो कल को फिर ये भी होगा यार कि हम अपने जो ये अस्पताल हैं
अब इनको भी प्राइवेटाइज कर देते हैं। मतलब ये नीम प्राइवेटाइजेशन ही है ना, कि अगर आप आउटसोर्स करें, आउटसोर्स तो सर एक यूफेमिज्म है प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब प्राइवेटाइजेशन आप उन जगहों करें ना जो कि बिल्कुल आपकी डेड किस्म की जगह हैं, जो कि एजुकेशन एक हद तक है, लेकिन बाकियों में एफर्ट तो हुई है ना, ढेर सारा पैसा खसारा है उनके अंदर। ये तो बुनियादी तौर पर देखें, हम अभी बजट जो है आया है उसके अंदर कितने को पैसे एजुकेशन के लिए मतलब इजाफी हुए हैं, मेरे तो ख्याल में कम ही हुए हैं। अगर आप उसके अंदर इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यहाँ पे अगर अब इनसे एक चीज़ नहीं हो रही तो मेरे तो ख्याल में सर इसकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। जो एजुकेशन महकमे के लीडरान हैं, हेड हैं, बल्कि सॉरी नहीं, जो चीफ मिनिस्टर है सूबे की या सूबे का, वो टीवी पे हैं और वो इस चीज़ को फिर तस्लीम करें कि जी हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम में एहलियत नहीं है इतनी कि हम एजुकेशन को ठीक करें, रिफॉर्म करें। हमने जो मंशूर में लिखा था अपने वो झूठ था, वो वोट लेने के लिए था। अब हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ये फलाने चीज़ लोग जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं। और दूसरा हमें एक और चीज़ बताएं कि वो कौन एंटिटी है, उसकी क्या हैसियत है, उसके साथ आपका मुआहदा क्या है। क्योंकि ये तो अगेन फिर देखें ना, हमारे पैसे तो ज़ाया हुए। अगर हम टैक्स देते हैं और वो एजुकेशन पे लगता है और आपसे नहीं हुआ तो हमारे पैसे ज़ाया हुए। अब हम ज़्यादा पैसे देने लगे हैं, अब होने क्या लगा है? फिर इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए सर। ये नहीं हो सकता कि वो बस आपने जी अब ऐसे हमने ऐसे किए, हमने एजुकेशन आउटसोर्स कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। ये बुलशिट है टोटल। बिल्कुल। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ जो है ना क्रिएटिव चीज़ें हैं जो कि पास्ट में हुई हैं, कामयाब नहीं हुई, अभी भी हो रही हैं, पता नहीं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन शायद क्रिएटिव सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत है। मसलन जिस तरह आपको याद होगा शहजाद रॉय ने एक चीज़ की थी, हुई वो फ्लॉप, लेकिन थी मेरे ख्याल में उसकी सोच अच्छी थी कि उसने वो स्कूल बनाया और उसने जो चिल्ड्रन थे आउट ऑफ स्कूल जो बेसिकली स्ट्रीट्स पे थे उनको कहा कि तुम डेली स्कूल आया करो और तुम्हें डेली स्कूल आने के मैं अलाउंस दूंगा। अच्छा वो चला फिर भी नहीं, क्योंकि वो 10-20 रुपए दे रहा था उस दौर में, तो वो बच्चा कहता था कि शहजाद भाई हम तो आपसे मिलने आ जाते हैं, वरना इतने तो हम भीख मांग के कमा लेते हैं बड़े आराम से घंटे में। तो इसी तरह अब ये एक और चीज़ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट वाले कि ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक लिस्ट बना रहे हैं जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनके लिए अर्ली स्कूल खोलने लगे हैं कि जी ये बच्चे का फैक्ट्री अगर शुरू होती है 10 बजे तो वो सुबह 7 बजे आ जाए स्कूल पढ़ने। अच्छा अब इस पे अगेन बहुत लोग ये एतराज़ करेंगे कि यार चाइल्ड लेबर हो रही है, आप वो बंद कराएं, आप अर्ली स्कूल में। लेकिन अब उधर के भी मसाइल हैं, इधर के भी मसाइल हैं, वहाँ बड़े फंसे हुए हैं सर। बिल्कुल। और एजुकेशन का सर नो वन वे जो आप कह सकते हैं जिससे इसका हल होगा। ये असल में एक ही चीज़ से सारे मसले हल होंगे, वो है एक मुश्तरका पॉलिसी। मतलब अगर आप उसको करके चलाएंगे आगे, एक गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, तीसरी गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इशू ये है कि जब नहीं कहा, और हर तमाम इश्यूज़ का यही बुनियाद यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है किसी पॉलिसी के अंदर। अब ये उन्होंने पॉलिसी बनाई है, फैक्ट्री वाली को कहेगा नहीं करना, अगली गवर्नमेंट आएगी उसको बंद कर देगी। जो उन्होंने आउटसोर्स करने लगे स्कूल, अगर फ़र्ज़ करें हो जाते हैं सक्सेसफुली, अगला आएगा कहेगा इसमें तो खांचे मारे में, इसको बंद करो। तो इससे होता ये है कि जो बच्चे हैं वो तबाह हो रहे हैं। हाँ और ये ये बिल्कुल करना नहीं चाहते। जैसे वो एनर्जी सेक्टर में हुआ ना कि ये जब आउटसोर्स करेंगे, वैसे तो हम बाय द वे खिलाफ हैं आउटसोर्सिंग के स्कूल की, लेकिन जब ये करेंगे अगली हुकूमत आएगी वो कहेगी कि इन्होंने तो ड्यू डिलिजेंस के बगैर पैसे पकड़ के फलानी कंपनी को दे दिए थे, हम उनसे वापस ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, हम अब अपनी कंपनियों को देंगे। अच्छा वो करते करते ये 4-5 दफ़ा एग्जॉस्ट करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से पैसे पकड़ के या वटेवर कॉन्ट्रैक्ट करके लेंगे, और उसके बाद जब ये करना चाहेंगे तो कोई आएगा ही नहीं लेने। ये वाला भी मसला है। एक चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, मतलब ये तो सारी वो है ना चीज़ें कि हमें भी नहीं पता कि क्या करेंगे तो क्या होगा। एक चीज़ के बारे में मैं दावे से कह सकता हूँ, वो ये है कि हुकूमत पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भी, जो यहाँ रहते हैं उनकी तरफ से भी, कि करिकुलम ठीक किया जाए। उसकी वजह ये है कि जहाँ हम सारे फंस रहे हैं, मैं और आप बात करते हुए, वो तो उन जगहों पे फंस रहे हैं कि जी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का क्या करें। बुनियादी मसला ये है कि जो बच्चा स्कूल आ भी जाता है और पढ़ भी लेता है, और मैं कहता हूँ नंबर लेके, अच्छे नंबर लेके पास भी हो जाता है, उसको भी आता क्या है? आपका करिकुलम इतना दकियानूसी है, इतना पुराना है, कम से कम जो बच्चा स्कूल आ रहा है उसको तो ठीक कर देना।
उसको ठीक कर दें, करिकुलम को रिविजिट करें। सर असल में इसके अंदर, सर मैं वही बता रहा हूँ ना, ये गुंजल हैं ढेर सारे, इनको अनटेंगल करना जो है वो एक ही चीज़ से होगा कि आप आज बैठे और इस पे आपकी नीयत हो। ये नीयत तो नहीं है ना सर, ये तो वे आउट है। ये जो वे आउटिज्म है ना, ये अब इस गवर्नमेंट में आपको हर तमाम जगहों में नजर आएगा। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ये वे आउटिज्म। वो तो देखें ना, पीआईओ करने लगे हैं और इदारों को का नाम बज रहा है। वो तो देखें एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा डेट है। आप उसका, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या ना, हमें हमें आइडिया ही नहीं है कि जी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें कितने स्कूल हैं, उसमें क्या किताबें हैं, सब कुछ हमें इतनी जो बुनियादी चीज़ें पता है वो ये है कि करिकुलम ठीक नहीं है, उसको ठीक करें, रिविजिट करें। सर इन चीज़ों के लिए ना आपको पैसे नहीं चाहिए इतने, ये तो आपने को अच्छे माइंड्स बिठाने हैं 6-8 जो मॉडर्न नज़रिए से सोचते हैं और एक करिकुलम डिज़ाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर वो एक अलग डिबेट है। पहले बना तो लेना, हमें भी दिखा दें करिकुलम के ऊपर जो माजी के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो हमने खुद ही देखा है कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने करने की कोशिश की थी। और वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी देने की कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर नहीं उसके ऊपर जा रहा। प्राइवेट सेक्टर उसको कहता है कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। क्या कर पाए कुछ भी नहीं, ये पीटीआई के दौर में हुआ था, SNIC जो आया था, तो SNC सॉरी। तो अब आप सिंगल नेशनल जो आपने बनाया था, कितना प्राइवेट सेक्टर उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कितना पब्लिक सेक्टर उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। प्राइवेट इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने कहा हम नहीं करते, कर लो। पब्लिक इसलिए नहीं करते क्योंकि पब्लिक सेक्टर में है ही नहीं को पढ़ाने को। तो सर ये मसले जो है ना, ये बेयर बोन्स करके ना, इसको बिल्कुल आपको जीरो बेस पे जाके इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। अच्छा देखिए, इसमें ना कि अच्छा करिकुलम अगर एक दफ़ा बन जाता है ना, तो एक तो ये कि प्राइवेट चाहे ना अडॉप्ट करे। प्राइवेट देखिए, प्राइवेट तो एक बड़े सादा सी चीज़ है। वो ये है कि वहाँ पे बच्चे आते हैं, फीस देते हैं, जो उनका दिल करे वो पढ़ें, जो दिल नहीं करता ना पढ़ें। वो हमें क्या उससे लेना देना। हमने तो गरीब के बच्चे को वो करना है ना। तो सरकारी स्कूलों में वो अच्छा करिकुलम लगे। फिर ये है कि जाहिर है जितने मदरसे हैं उन पे तो हुकूमत का जोर चलता है ना, तो वहाँ पे इंश्योर करवाए कि उधर अच्छा करिकुलम पढ़ाया जाए। तो ये वो चीज़ है। बाकी जो 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसका तो फिर सोचना पड़ेगा सर बिल्कुल। और आउटसोर्सिंग इज प्रॉब्ली नॉट द वे। तो सर बहरहाल एक और खबर कर लेते हैं प्लीज सर। ये सर गाड़ियों के डीलर्स के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का मंसूबा फ्लॉप हो गया। तो ये बेसिकली वही चीज़ थी कि आप गाड़ी जब ले रहे हो तो वहीं पे रजिस्ट्रेशन की कोई चीज़ कर लें आप। तो ये तो वैसे शोरूम पे ही हो जाती शोरूम पे तो वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि सर आपको पता है गाड़ी रजिस्टर कराना कोई आसान चीज़ नहीं होती। जो चीज़ आसान नहीं होती उसमें लगते हैं पैसे, जिस चीज़ में पैसे लगते हैं उसके पीछे होते हैं लोग। उन लोगों की आप दिहाड़ी मारेंगे तो वो लोग मारेंगे चीखें, जब वो चीखें मारेंगे तो चीज़ें होंगी फ्लॉप। पूरी खबर सब। आपको बता देखिए दें बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने नहीं होने दिया ना। वही। अगर शोरूम पे आपकी गाड़ी हो रही थी रजिस्टर, ठीक है, तो हो क्या रहा था कि लोगों का चक्कर नहीं लगता था सरकारी दफ्तर में। होता बाय द वे दुनिया में ऐसे ही है, शोरूम करके देता है आपको सारा कुछ। जब गाड़ी लेते हैं आप वहीं प्लेटें होती हैं, सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं लग रहा था, एजेंट को पैसे नहीं जा रहे थे, ठीक है, सारा बाहर जो कुछ। कुर्सियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे फरीदकोट हाउस के बाहर, वो उठ जानी थी। अब हुआ ये कि बाबुओं ने उनकी कभी बायोमेट्रिक बंद कर दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें। अच्छा बाय द वे, ये सारे शोरूम्स ने सरकार को जब ये स्कीम खुली थी सिक्योरिटी दी थी इस फैसिलिटी के लिए कि यार ठीक है आप हमें भी दे दें। बहुत सारे शोरूम्स वो सिक्योरिटी वापस मांग रहे हैं कि जी हमें नहीं चाहिए, आप पैसे वापस कर दें। उन्हें देंगे पैसे। तो मशी भी तो है ना। अच्छा दूसरा देखिए, मैंने तो सर इस चीज़ ये वो मसला है जो मैं हल कर चुका हूँ बाय द वे अपने जहन में। और मेरी सोल्यूशन जो मैं चैलेंज करता हूँ किसी को, मेरी सोल्यूशन को आप कमेंट्स के जरिए इसको बताएं। सर एक्साइज पैसे कमाए, ढेर सारे कमाए। मैं कहता हूँ इतने पैसे कमाए कि उनके लोछे हो जाएं, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे चाहिए एक सहूलत, वो ये है मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं शोरूम पे खड़ा हूँ कि यार मैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ और गाड़ी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ घर, मेरे घर का ये एड्रेस है, आपका एक बंदा प्लीज़ मेरे घर आ जाए, तमाम चलान जो गाड़ी का है मौके पे जनरेट हो, जो जो सब कुछ होना मौके पे जनरेट हो, बायोमेट्रिक मशीन मौके पे जनरेट हो, मेरा गाड़ी का जो नंबर है जो मुझे चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल तो अमूमन लोग मतलब स्पेशल नंबर के लिए चले, वो रहने दे स्पेशल नंबर को छोड़ दें। आप जब घर पहुंचे हैं ना, एक एक्साइज का बंदा खड़ा हुआ है कि सर अस्सलाम वालेकुम, आप सर आपकी ये सारी मैंने डिटेल ले ली, गाड़ी की चेसी नंबर गाड़ी का नोट डाउन किया, गाड़ी की जो होता है ना आपको पता है ना गाड़ी आपको असूलन मैं एक मसला हल भी कर रहा हूँ,
रजिस्टर कराते वक्त गाड़ी शो करानी होती है। इस्लामाबाद में अभी तक है, लाहौर में अभी तक कानूनी तौर पे कोई कराता कोई नहीं है। कोई भी नहीं कराता। हाँ, तो ये शो भी होगी गाड़ी कि ये वाकईतन ये गाड़ी मैं देख के आया हूँ, उसकी तस्वीरें होता है एक साइज वाला, पोर्टल पे अपलोड करें, ज़बरदस्त गाड़ी की निशानदेही होगी उसी वक्त विद चैसी नंबर विद इंजन नंबर। आपको एक निकाल के दे प्रिंट आउट या व्हाट्सएप कर दे आपको, आप प्रिंट आउट खुद निकालते फिरें, आप उसको इजी पैसा या जायज़ कैश करें पैसे, लेकिन ये गाड़ी आपकी ऑन रोड सेम डे आपकी गाड़ी ये रजिस्टर होगी, ये नंबर है इसका, प्लेटें जो है घर आपको वाया TCS पोस्ट हो जाएंगी इन 4 to 5 वर्किंग डेज, बट गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसी को मैं कर दूं, जब गाड़ी की खरीदो फरोख्त है, आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी, यही सर्विस, फ़ोन करें यार इतने बजे में बायर आ रहा है, मैं सेलर हूँ, ये गाड़ी है, आप गाड़ी का रिकॉर्ड लेके आ जाएं। एक साइज़ की एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट जो है वो मौके पे आपको PDF आ जाए कि जी दिस कार हैज़ बिन सोल्ड, नीचे अफसर का एग्जैक्ट नंबर लिखा हो, साइन हो के का, और इसके आप पैसे चार्ज करें। मैं देखता हूँ कौन नहीं पैसे देगा, इसके लोग पैसे भी देने को रेडी होंगे, क्योंकि सर वो जो है ना अखबारी, और इससे सिर्फ एक बंदे की दिहाड़ी मुक्केगी, वो है एजेंट की, बस। सर ये हो चुका है सर मेरे नज़दीक ये हो ही नहीं सकता सर। ये हुआ, ये लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया, उसकी विजिट की फ़ीस थी 10,000 रुपये। लेकिन प्रॉब्लम है ना, वो 10,000 रुपये या कोई भी प्रीमियम जो चार्ज हो रहा था इस सर्विस के लिए, वो तो एक्साइज के अकाउंट में जा रहा था। तो एजेंट क्या कर रहा था, या वो बंदा जो एक्साइज का मुलाजिम है उसको क्या मिल रहा था? सर पहले उन्होंने कहा जी कि हम अपना सिस्टम ऑरेकल से किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर रहे हैं, बंद हो तो गया इतने हफ्ते पंजाब में गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो रही थी, ये इतने अरसे बंद रहा, उनको समझ आ गई, ये वापस लिया, अब दोबारा से गाड़ी रजिस्टर हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे आइडिया से कोई डिसएग्री करे कि इससे सहूलत है या नहीं है। सर इसका ना आपके आइडिया में अगर एक चीज़ इख्तरा कर लेना, वो ये है कि इसमें 15,000 रुपये और ऐड कर लें, जो कि एजेंट्स की फीस है, जो कि लाहौर के तमाम एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सर नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ सर, वरना वो होने नहीं देते ना। मतलब वो बैठे हुए उनको 15,000 रुपए से पर मैं एजेंट बन जाऊँ वरना मतलब एजेंट को भी भाड़ में जाए, एजेंट की कौन पूछता है? एक्साइज के जो मुलाजमीन है उनका बोनस में आइडिया आ गया सर, बैठे बैठे आपके शो के ऊपर सर एक्साइज एजेंट्स को आउटसोर्स कर दे ये काम। जैसे स्कूल कर रहे हैं सर, वो कहे यार तू जा उसके घर, 10,000 में से 5 हमारे 5 तुम्हारे, सर इशू रिजॉल्व हो गया, खत्म करें। क्या बात है सर, आज इससे ज्यादा मुस्बत नहीं हो सकता, हमने सोल्यूशन दे दिया सर। लेकिन जो सुनने वाले हैं ना वो बहरे हैं सर, वो हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं। सर ये दिन पहुंच जाएगी सर, हम ऊंचे हो जाएंगे, लाउड हो जाते हैं सर, फिर सब पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, मैं बता रहा हूं, जिस दिन हमने पुरफिजा मकाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बैठ के शो किया ना, लेवल ऑफ सीरियसनेस आ जाएगी एकदम से, सारे लोग हमें सीरियस लेंगे। हाँ, मतलब आप और मैं बैठे हुए हैं कहाँ पे जी, टाइम स्क्वायर, वॉशिंगटन में बैठ के शो हो रहे हैं। वाह, यूनुस साहब को उठा लेंगे सर एक शो, खत्म ही हो जाएगी। आपसे इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।